अब आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। अभी आपने बोहर ऑर्बिट को कैलकुलेट की थी, nth ऑर्बिट आपने कैलकुलेट की Rn की वैल्यू, और फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आपने कैलकुलेशन किया था, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z=1 रख दिया था। तो वहां से आपने कैलकुलेशन करके nth R1 ऑर्बिट जो थी, R1 क्या R0 ऑर्बिट जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस वो आपने कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू थी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आप इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट कर रहा है, यहाँ पे रेवोल्यूशन है, इसकी स्पीड है, तो ये बी स्पीड कितनी है, इस बी को आपको कैलकुलेट करना है। बी की वैल्यू इस ऑर्बिट में कितनी होगी उसको आपको कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, वो इस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम आएंगे कूलॉम्स लॉ पे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे, कूलॉम्स लॉ की वैल्यू वही होती है, F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर से वही वैल्यू आप यूज करेंगे, और F जो होगा ये कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जनरली इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये जो वैद्युत बल है, जब इलेक्ट्रॉन इस वृत्तीय कक्षा में घूमेगा तो ये वैद्युत जो बल होता है ये इसको अवकेंद्र बल देता है, मतलब इस वैद्युत बल के कारण ही उसमें अवकेंद्र बल उत्पन्न होता है। इट प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो Fc जो Fe है ये Fc को प्रोवाइड करता है, मतलब Fc क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स Fc इक्वल टू mv²/r। तो ये दोनों वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तभी जब Fe और Fc दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब Fe के कारण Fc जनरेट हो रहा है। जिस फोर्स का नेचर सेंटर्ड होता है, केंद्र की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है अपने आप। जब किसी टर्न करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, किसी मोड़ पे आप मुड़ते हो तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। तो वहां पे मुड़ने के टाइम पे आपने वैल्यू निकाली थी V इक्वल टू √μrg, वहां पे कैलकुलेट किया, तो सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल क्या था mv²/r, तो वहां से आपने V की वैल्यू कैलकुलेट की थी। इसी तरह से जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपनी सर्कुलर मोशन में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे इस न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फोर्स कहां पे सेंटर्ड है, केंद्र की तरफ। वो केंद्र कितना है, क्या है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज लिए, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो इसके कारण मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो Fe इक्वल टू आ जाएगा Fc, बोथ आर इक्वल। वैल्यू यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या होगा, Q1 कितना है E, Q2 कितना है, या Q1 यहां पे Jd है तो Q2 को ले सकते हैं E, Q2 कितना है E। तो ये दोनों वैल्यू यूज करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R। तो Fe इक्वल टू Fc हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू आप यूज करेंगे, Q1 है Jd इंटू E अपॉन R स्क्वायर। Fc कितना है, सेंट्रीपेटल फोर्स, अपकेंद्र बल कितना है, mv²/r, ठीक, mv²/r। अब आप यहां पे क्या करेंगे, कुछ वैल्यू यहां पर कैंसिल हो रही है, एक तो R से R ये कैंसिल हो जाएगा, तो V की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, और V कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा V² इक्वल टू Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से V निकालेंगे अपॉन mr, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से आप देख सकते हैं, क्योंकि mv² इक्वल टू आएगा Jd² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो V इक्वल टू
m का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका बोहर का सेकंड पोस्टुलेट आप याद करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग आप सेकंड पोस्टुलेट यहां अप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि कोणीय संवेग जो होता है, जो कोणीय संवेग निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिस तरीके से अभी फर्स्ट आपने रेडियस कैलकुलेट की थी, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू m टाइम्स h/2π। यही जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। Z इक्वल टू J जो होता है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल nh/2π। तो यहां से v की वैल्यू आप r यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। r कैलकुलेट करके उस r की वैल्यू यहां यूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है। तो यहां से r कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, nh/2πmv, 2πmv। इसको इक्वेशन नंबर आप डाल देंगे सेकेंड, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे कि r की वैल्यू, जो r ये दिया गया है, इस r की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को इस r में हमें यूज करना है यहां पे। तो यहां पे जब ये वैल्यू रखेंगे, तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएंगे, कुछ टर्म यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने पहले, अभी आपने कैलकुलेट किए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, इस r की वैल्यू जो आपने r कैलकुलेट किया है, ये r, इस r की वैल्यू को यूज करेंगे यहां पे। इस r की वैल्यू को यूज कर लेंगे तो यहां पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 m। क्या कैलकुलेट करना है, बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वो स्पीड हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो ये स्पीड यहां पे कैलकुलेट करेंगे। m, r की वैल्यू क्या है, इनटू nh/2πmv, ये वैल्यू आ गई। अब देखो कुछ टर्म आपको कैंसिल होते दिखाई दे रहे हैं, उनको कैंसिल कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाएगा, तो 2πmv ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 mnh, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल। कैंसिल होने वाले टर्म, m से m कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक b से ये b कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और कोई टर्म आपको कैंसिल होते दिखाई नहीं दे रहे। तो यहां से कितनी वैल्यू मिलेगी, ये तो टर्म सब कैंसिल हो गए, तो यहां मिलेगा ZE स्क्वायर अपॉन 2, यहां मिल जाएगा 2ε0 nh, 2ε0 nh। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आपको, ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे आपने ये वेलोसिटी इसकी कैलकुलेट की, v इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ZE स्क्वायर अपॉन 2nh/0, ये वैल्यू आपने यहां पे कैलकुलेट कर दी। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन से टर्म जिनकी वैल्यू आपको पता है, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पहले से पता है,
प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पता है, ये वैल्यू आपको पहले से पता है। तो इन वैल्यू की आप यूज कर सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर है, ई स्क्वायर, जेड को जेड ही बना रहने दो, अपॉन 2 इंटू एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, और अपॉन में आ जाएगा एन। ये वैल्यू आपने यहां पे यूज कर ली। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद में जो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 2.2 इंटू 10⁻6। V इक्वल टू आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6 Z अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपके सामने है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सभी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर लेंगे और सभी न्यूमेरिकल वैल्यू की यहां पे सबकी वैल्यू रख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये वेलोसिटी आपके सामने आ जाती है। ये v इक्वल टू v की वैल्यू आपके सामने है। v की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, सब वैल्यू रखने के बाद में अब आप यहां से कैलकुलेशन एक ये कर सकते हैं कि v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है 2.2 इंटू 10⁻6। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्बिट की अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और एटॉमिक नंबर आपको पता है तो यहाँ एटॉमिक नंबर का यूज करेंगे और यहाँ ऑर्बिटल नंबर, एन क्या है ऑर्बिटल नंबर। सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू अगर हाइड्रोजन एटम की निकालने हैं तो 2.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.2 इंटू 10⁻6 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो v nth ऑर्बिट की क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। तो इससे पता आपको क्या चल रहा है कि n क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। z की वैल्यू अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो Vn की जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n फॉर H एटम। फॉर H एटम z इक्वल टू 1, H एटम के लिए z इक्वल टू 1 है, तो Vn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, v वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। अगर सपोज दैट ये v1 है, ये इस ऑर्बिट की वेलोसिटी v2 है, यहाँ v3 है, v4, इस तरीके से ऑर्बिट दी गई हैं डिफरेंट ऑर्बिट। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जिसकी रेडियस कम है और जिसका ऑर्बिटल नंबर कम है, मतलब v1 की सबसे ज्यादा। तो यहां से आप एक रिलेशन दे सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से डिस्टेंस ऑर्बिट की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम हो। इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी। जो नियरेस्ट क्लोजर ऑर्बिट है, सबसे पास की जो ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस की, उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे इसकी दूरी इस न्यूक्लियस से बढ़ेगी, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होती जाएगी। यहां से एक रिलेशन मिलता है कि जो v1 हो जाएगा वो ग्रेटर होगा v2 से, ग्रेटर v3 डॉट 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 vn। ये एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल v1 जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो नियरेस्ट टू न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट की, v2 सेकेंड ऑर्बिट की, v3 थर्ड ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऐसे डॉट 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 nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी। तो यहां से एक ये रिलेशन मिलता है। तो फार्मूले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर फार्मूला आपका ना होता है यहाँ पे आपके सामने तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता।
तो फार्मूला आप ध्यान रखें कि v जो होती है वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।